हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज संतोष सिंह एंड आज हम लोग क्लैट के करेंट सीरीज को नेक्स्ट लेवल पे हम डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नोबेल प्राइज 2025। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज 2025। उसके पहले हम थोड़े से इसके बैकग्राउंड को भी देखने वाले हैं कि नोबेल प्राइज का ओरिजिनेट कैसे होता है या नोबेल प्राइज कैसे शुरू होती है। अब आप देखेंगे कि जो नोबेल प्राइज, पहले हम देख लेंगे कि जो क्लैट एग्जाम है तो स्पेशली बच्चे ध्यान देंगे उस चीज में कि जो सितंबर अक्टूबर वाला जो मंथ है यहां से जरूर आपके 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हमको सर्च करना है सितंबर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज आए हैं और उसके बैकग्राउंड को पढ़ना रहेगा, और अक्टूबर में क्योंकि हम देखेंगे लास्ट ईयर जब आपका इजराइल फिलिस्तीन वॉर वाला क्वेश्चंस दिया था तो वो इजराइल फिलिस्तीन वाली जो हुई थी इवेंट्स वो 7 अक्टूबर को हुआ था। तो आप देखेंगे 7 अक्टूबर के न्यूज को भी क्वेश्चंस पेपर में ला दिया था। तो इसलिए हम देखेंगे लगभग 15 to 20 अक्टूबर तक के न्यूज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर अक्टूबर मंथ को हम कवर कर रहे हैं तो अक्टूबर मंथ में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ गया है नोबेल प्राइज। तो आज हम नोबेल प्राइज के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे होती है हम देखेंगे कि इसके फादर या फाउंडर कौन है, तो अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है। हु इज द फादर ऑफ द नोबेल प्राइज, तो किसको माना जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के डेथ के बाद या जब अल्फ्रेड नोबेल जब एडमिट थे, उनकी डेथ होने वाली थी, तो उस टाइम ये अपने वसीयत में कुछ नोट करके गए थे कि ये अपने पूरे लाइफ टाइम में जो भी अर्न किया है उस पैसे का कहां पे यूज किया जाएगा। तो वो अपने वसीयत में ये लिख के गए थे कि जो भी हमारा पैसा है, मनी है, जो बैंक में जमा है, उससे जो इंटरेस्ट आ रहे हैं उस इंटरेस्ट को पूरे वर्ल्ड में जो भी एक अच्छे नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा है, साइंस में, लिटरेचर में, पीस में, उनको दिया जाएगा और उसके लिए एक अवार्ड बनाया जाएगा। तो उस तरह से नोबेल फाउंडेशन कमिटी बनती है। नोबेल फाउंडेशन कमिटी कब बनती है? तो ये इनके डेथ के 5 इयर्स बाद, आफ्टर हिज डेथ 5 इयर्स के बाद ये नोबेल फाउंडेशन कमिटी बनती है और नोबेल फाउंडेशन कमिटी शुरू करती है नोबेल प्राइज का। तो नोबेल फाउंडेशन कमिटी ये कब बनी थी? तो 1900 में ये कमिटी बनी थी। नोबेल फाउंडेशन कमिटी कब बनी थी? तो ये 1900 में बनी थी। और फर्स्ट नोबेल प्राइज कब ये दिया गया था? तो 1901 में फर्स्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कब किया गया था हम देखेंगे तो 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर 1901 को फर्स्ट नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसलिए हम देखते हैं कि जो नोबेल प्राइज होता है वो नोबेल प्राइज अक्टूबर के मंथ में अनाउंस होता है और इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? तो दिसंबर के मंथ में 10th, जो उसके 5th डेथ एनिवर्सरी का टाइम होता है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल है कौन। ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे, जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। उसके साथ साथ हम देखेंगे ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। इनके नाम के बहुत सारे पेटेंट्स है। तो उनसे जो भी कमाया हुआ और उनकी मनी थी, उस मनी से जो भी इंटरेस्ट आते हैं उस इंटरेस्ट को बांटा जाता है ये डिफरेंट फील्ड्स में। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि नोबेल फाउंडेशन कमिटी कब बनी थी? तो 1900 में। और फर्स्ट नोबेल प्राइज कब डिस्ट्रीब्यूट किया गया था या फर्स्ट नोबेल प्राइज कब अनाउंस किया गया था? तो 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बट यहां पे देखेंगे थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। वो क्या है कि जब 1900 में जब नोबेल फाउंडेशन कमिटी बनी थी उस समय केवल 5 ऐसे फील्ड से जिस पे ये अवार्ड दिया जाता था। कौन कौन से? फिजिक्स पे दिया जाता था, केमिस्ट्री पे दिया जाता था, फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में दिया जाता था, लिटरेचर पे दिया जाता था और पीस पे दिया जाता था। तो ये केवल 5 फील्ड्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1901 में जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो ओनली 5 फील्ड्स में दिए गए थे। बट
आप देखेंगे 1968 से 1968 से जो स्वीडन की सेंट्रल बैंक है, जो स्वीडिश रिस्क बैंक है, वो अनाउंस करती है कि हम एक और फील्ड को इसमें ऐड करेंगे, और वो फील्ड कौन सा है? इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स को कब ऐड किया गया था? 1968 में। और फर्स्ट इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज कब दिया गया था, या इकोनॉमिक साइंस का? तो ये 1969 में दिया गया था। अगर इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं तो जो आप देखेंगे कि जो स्वीडन की जो रिस्क बैंक यानी वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक कब बनने के लिए? तो वो बैंक बन गई थी 1668 में। कब बन गई थी? 1668 में। बट वो वहां की अभी सेंट्रल बैंक की तरह वर्क नहीं करता था। बट 1868 से आप देखेंगे ये वहां का सेंट्रल बैंक हो जाता है, और उसके जस्ट अगले साल यानी 100 ईयर्स के बाद 1968 से वो वहां की रिस्क बैंक यानी वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वो इकोनॉमिक्स को भी अवार्ड करना शुरू कर दी। तो सिंपल हम आपसे पूछा जाएगा कि नोबेल फाउंडेशन कमेटी कब बनी थी? तो ये 1900 में बना था। फर्स्ट नोबेल प्राइज कब अवार्ड किया गया था या कब दिया गया? तो 1901 में। बट जब 1901 से लेकर 1967 तक केवल 5 फील्ड्स यानी 5 फील्ड में ही नोबेल प्राइज अवार्ड किया जाता था। वो कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। बाद में हम देखेंगे एक और इसमें ऐड किया जाता है, और वो कौन हो जाएगा? तो इकोनॉमिक साइंस। और ये कब? 1968 में ये अनाउंस किया जाता है। और पहली जो इकोनॉमिक्स की नोबेल प्राइज दी गई थी वो कब दी गई थी? 1969 में दिया गया था। आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट नोबेल प्राइज या नोबेल प्राइज के फाउंडर कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल को हम कैसे जानते हैं? तो ये इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, और ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। इनके नाम के बहुत सारे पेटेंट्स हैं। अब शुरू में हम देखेंगे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फील्ड है, वो यहाँ से स्किप है। कौन सा? तो मैथ। मैथ के फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन रहेगा जो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैथ का नोबेल प्राइज क्या है। उसको आगे हम डिस्कस भी कर लेंगे कि मैथ का नोबेल प्राइज से किसको जानते हैं, या मैथ का नोबेल प्राइज की तरह इक्विवेलेंट कौन सा प्राइज दिया जाता है। अगर आपको पता होगा तो आप क्या कर सकते हो? इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि मैथ का नोबेल प्राइज कौन सा होता है। ओके, ये हम देख लिए। अब जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होता है? तो अक्टूबर के मंथ में अवार्ड किया जाता है, दिसंबर के मंथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिसंबर के मंथ में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसके जो 5 प्राइजेस हैं वो स्वीडन स्टॉकहोम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, केवल एक को छोड़ के पीस को। पीस का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होता है? तो ओस्लो में। बाकी सभी 5 फील्ड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पे होता है? स्टॉकहोम में होता है। और एक जो है पीस का कहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो ये ओस्लो, स्वीडन ओस्लो से होता है। ये नॉर्वे में है। अब नोबेल प्राइज में मिलता क्या है? तो हम देखेंगे एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है, और मॉनेटरी या जो भी मॉनेटरी वैल्यू होती है वो दिया जाता है। फिर जो नोबेल प्राइज होता है वो कभी भी पोस्टथामसली नहीं दिया जाता है, इसको कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। और एक साथ नोबेल प्राइज मैक्सिमम 3 लोग को या 3 पर्सन को ही दे सकते हैं, 3 से ज्यादा को नहीं दे सकते हैं। या तो एक को दे सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी दे सकते हैं। सिंपल। नोबेल प्राइज मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो 3 लोग हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 1 पर्सन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। यानी 3 से ज्यादा लोग को एक बार में किसी एक फील्ड में नहीं दिया जा सकता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को भी हम देखते हैं नोबेल प्राइज दिया जाता है। थोड़ा सा हम देखेंगे इंडिया में, इंडिया के रेफरेंस में कि इंडिया का क्या अचीवमेंट्स रहा है नोबेल प्राइज में। तो नोबेल प्राइज जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको उनकी बुक गीतांजलि पे, किस पे? गीतांजलि पे नोबेल प्राइज मिला था, यानी लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। फर्स्ट इंडियन हु ओन द नोबेल प्राइज तो कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस पे मिला था? तो लिटरेचर पे मिला था, और उनकी बुक का नाम क्या था? तो गीतांजलि पे उनको मिला था। फर्स्ट वुमेन देखेंगे तो फर्स्ट वुमेन किसको मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा को किसमें मिला था? तो पीस का नोबेल प्राइज मिला था 1979। 2 फैक्ट्स हम देखेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में।
फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में उनकी बुक का नाम क्या है? गीतांजलि, यानी लिटरेचर पे मिला था। फर्स्ट फीमेल इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो मदर टेरेसा को मिला था, और मदर टेरेसा को 1979 में इनको पीस के फील्ड में मिला था। अब देखेंगे मदर टेरेसा ये दूसरे कंट्री से थी, यूगोस्लाविया से, बट इनको बाय नेचुरलाइजेशन इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल चुका था, यानी 1979 से पहले ही उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल चुका था। इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट वुमेन जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था वो कौन है? तो मदर टेरेसा। अब देखेंगे इंडिया में और भी बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी हुए हैं जो नोबेल प्राइज को जीते हैं या नोबेल प्राइज उनको मिला है। तो पहला तो हमने ये देख लिया किसको मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। डेट के साथ जरूर याद रखेंगे, 1913 में पहला नोबेल प्राइज इंडिया को मिला था गीतांजलि पे। सेकेंड हम देखेंगे किसको मिला है, तो 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी। किस पे मिला है? ये फिजियोलॉजी पे मिला है, मेडिसिन पे मिला है। थर्ड देखेंगे 1983 में तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है। तो किस पे मिला है? ये फिजिक्स पे मिला है। नेक्स्ट देखेंगे किसको मिला है, तो वेंकट रमन को, ये रामकृष्णा को मिला है, केमिस्ट्री में मिला है। एकदम रिसेंट अगर आप देखेंगे तो 2019 में इकोनॉमिक्स में मिला है अभिजीत बनर्जी को। एकदम रिसेंट में किसको? तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में। इसके अलावा भी और भी कई लोगों को मिला। आप देखेंगे 1930 में किसको मिला है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन इफेक्ट के लिए यानी फिजिक्स के लिए। 1979 में पीस के लिए। 1998 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो 1998 में नोबेल प्राइज मिला था वो किसको मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। किस फील्ड में? तो इकोनॉमिक साइंस के लिए मिला था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। फिर हम देखेंगे 2014 में किसको मिला था? तो पीस के लिए मिला था सत्यार्थ कैलाश को। किसको? सत्यार्थ कैलाश को 2014 में मिला था। तो ये हमारे नोबेल लॉटरिएट्स हैं जो इंडियन से जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ये ध्यान रखेंगे, ये याद रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे क्लैट एग्जाम में आपके बेसिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक पहले हमने देख लिया, बेसिक बहुत आसान। पहला हम देखेंगे नोबेल प्राइज फाउंडेशन या नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन, नोबेल प्राइज अवार्ड करना कैसे शुरू होता है। तो फर्स्ट देखेंगे नोबेल फाउंडेशन ये कब बनी थी? तो 1900 में। ठीक है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? तो 1901 में। ठीक है, फादर ऑफ नोबेल प्राइज किसको कहा जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल को कहा जाता है। जब शुरू में इसको दिया गया तो ये केवल 5 फील्ड में ही दिया जाता था। उस टाइम पीरियड में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स को नहीं दिया जाता था। तो इकोनॉमिक्स को कब इंक्लूड किया गया? तो इकोनॉमिक्स को 1968 में कर लिया गया था, बट पहला जो अवार्ड हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बाकी हमने इंडिया के देख लिए कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये सारे हम देख लिए, 9 पर्सन ऐसे हैं ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा ये अक्टूबर का मंथ होता है, इस अक्टूबर के मंथ में नोबेल प्राइज का अवार्ड होना शुरू हो जाता है। तो नोबेल प्राइज इस समय हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक के क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो नोबेल प्राइज के बैकग्राउंड से लेके हमने पढ़ लिया। अब जो नोबेल प्राइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हर साल जो पहला अवार्ड दिया जाता है वो पहला अवार्ड किस पे दिया जाता है? तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन पे दिया जाता है। यानी अब ये रिसेंट करेंट न्यूज हम पढ़ रहे हैं कि इस साल का यानी 2025 का नोबेल प्राइज किस फील्ड में? तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसको मिला है ये अनाउंस हो चुका है। अभी पूरे नोबेल प्राइज जो भी 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, अभी 6 कैटेगरी पूरे अनाउंस नहीं हुए हैं। अभी आज तक के डेट में हम देखेंगे, आज हमारा है 9 अक्टूबर, यानी कल के डेट में 8 अक्टूबर तक हम देखेंगे जो फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन पे अनाउंस हो चुका है, सेकंड फिजिक्स पे हो चुका है और थर्ड केमिस्ट्री में हो चुका है। तो इन तीनों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहला देखेंगे, हर साल जो नोबेल प्राइज दिया जाता है पहला कौन सा या किस फील्ड में दिया जाता है? तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी पे दिया जाता है। अब मेडिसिन और फिजियोलॉजी पे 3 पर्सन को ज्वाइंटली दिया गया है। हम बताए थे इसके कॉन्सेप्ट में भी कि नोबेल प्राइज को एक साथ मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो एक साथ मैक्सिमम 3 पर्सन, यानी 3 ग्रेट पर्सनालिटी को ये नोबेल प्राइज एक साथ दिया जा सकता है। 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ये कंडीशन है। अब 3 लोग कौन कौन है हम देखेंगे फिजियोलॉजी में। तो पहले है मैरी ब्रोंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन
साकागुची, 3 पर्सन को मिला है। फिर से हम देखेंगे, नाम थोड़ा सा टफ है, नाम को हम देखेंगे क्योंकि डायरेक्टली आपसे नाम भी पूछ देता है कि किसको किसको नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी मिला है। तो मैरी ब्रोंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को मिला है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इसको ट्रिक बना लें, थोड़ा सा ट्रिक बना ले तो ये बहुत आसान हो जाएगा इसको याद करना। क्या ट्रिक बना लेंगे हम? FMS। क्या ट्रिक बनाएंगे? FMS। FMS से F से क्या हो जाएगा? फ्रेड रैम्सडेल, M से क्या हो जाएगा? मैरी ब्रोंको, और S से क्या हो जाएगा? सिमोन साकागुची। ये 3 ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिनको नोबेल का कौन सा प्राइज मिला है। आप क्या बताएंगे कौन सा प्राइज मिला है? तो ये फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में ये मिला है। अब हम देखेंगे कि इनका वर्क क्या है, यानी किस फील्ड के लिए मिला है इनको नोबेल प्राइज, किस फील्ड के लिए इनको मिला है। तो किस फील्ड में हम देखेंगे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, यानी इम्यून सिस्टम को की अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसको फिर से रीडिफाइन किया गया है। क्या? इसको रीडिफाइन किया गया है, इसके समझ को कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो इस फील्ड में इनको मिला है। किस फील्ड में मिलेगा? सिंपल आपको समझाना होगा कि ये किस फील्ड में मिला है। तो हम देखेंगे टी सेल्स को डेवलप किया गया। क्या? टी सेल्स को डेवलप किया गया है। अभी हम आगे समझने वाले हैं टी सेल्स होता क्या है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, तो इसमें इस चीज को समझना होगा कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को समझने को रीडिफाइन किया गया है बहुत आसान तरीके से। तो इस फील्ड में ये नोबेल फिजियोलॉजी या मेडिसिन का प्राइज मिला है। किसको मिला है? तो ये 3 लोगों को मिला है। ठीक है, कौन कौन से? तो नाम अगर एक बार आप बता सकते हैं, बोलेंगे तो और आसानी से याद रहेगा। कौन कौन से? मैरी ब्रोंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड सिमोन साकागुची को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो इसमें किस चीज के लिए, तो टी सेल्स के लिए। अब टी सेल्स में क्या होता है हम देखेंगे कि कभी कभी जो हमारी शरीर होती है वो ऑटो इम्यूनिटी को डेवलप कर लेती है। क्या? फिर से हम देखेंगे कि कभी कभी हमारी शरीर जो होती है वो क्या डेवलप कर लेती है? ऑटो इम्यूनिटी को डेवलप कर लेती है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी को डेवलप कर लेते हैं। अभी हम समझेंगे कि ये ऑटो इम्यूनिटी होता क्या है। ठीक है, कभी कभी किसी भी पर्सन की जो शरीर होती है उस शरीर में क्या डेवलप हो जाती है? तो ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी होता क्या है? तो ऑटो इम्यूनिटी अगर आपके शरीर में ये डेवलप हो जाती है तो वो क्या करती है? आपके जो बॉडी है उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना शुरू कर देती है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपके शरीर में डेवलप हो जाती है, क्या? ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपके बॉडी में डेवलप हो जाती है तो ये क्या करती है? आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, और ये सेल्स जब डैमेज होती है तो कई तरह के डिजीज आने शुरू हो जाते हैं, यानी ऑटो डिजीज रिएक्टिव सिस्टम भी शुरू हो जाता है। तो इस चीज को पता लगाया गया है कि ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम का प्रोसेस क्या है या इससे कैसे बचा जा सकता है। इस बार के नोबेल प्राइज में इस चीज को डिस्कवर किया गया है, ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम। तो ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपसे पूछेगा तो ये बता सकते हैं क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम। तो ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम अगर डेवलप हो जाता है तो ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, और ये जब ये डैमेज होना शुरू होता है तो कई तरह के डिफरेंट तरह के डिजीजेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब उसी को हम देखेंगे उस दिन के न्यूज़पेपर में द हिंदू। हमने शुरू से ही बताया था कि हम डिस्कस क्या मेनली फोकस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के, और द हिंदू न्यूज़पेपर में उन्हीं न्यूज को ज्यादा हमको फोकस करना है जो क्लैट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लैट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्लैट के साथ साथ आप देखेंगे तो और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं इस साल, उन सभी एग्जाम में नोबेल प्राइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए हम पहले नोबेल प्राइज के बैकग्राउंड्स को देख लिए। अब इस साल के जो भी नोबेल प्राइज दिया जा रहा है उन सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे एक तो नोबेल प्राइज कहा गया था, बाकी इसका हम देखेंगे एडिटोरियल में भी इसको पब्लिश किया गया था। अब अभी ये मैंने फिर से एक बार मैं बता दिया कि इस बार
किसको 2025 का मिला है, तो एक बार और आप देख सकते हैं कौन, मैरी ब्रोंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सागागुची को ये मिला है। किस चीज का, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, स्पेशली हाउ बॉडी प्रिवेंट्स ऑटो इम्यूनिटी व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक द बॉडी ओन सेल। जब इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के खुद के इम्यून सेल्स पे अटैक करती है तो ये कैसे बचा जा सकता है, इस डिस्कवरी के लिए इसको दिया गया है। अब ये देखेंगे ये जो डिस्कवरी हो रही है कोई आज की नहीं है, इस पे बहुत पहले से वर्क किया जा रहा था, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि ये 1990 से पहले क्या स्थिति थी। तो 1990 से पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे बॉडी में एक टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स हम देखेंगे। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर आप समझोगे तो टी सेल से आपको मैं समझाना चाहूंगा कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड देखेंगे तो ब्लड को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज ब्लड कार्पल्स। प्लाज्मा ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जनरली इसमें प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होते हैं, और जो ब्लड कार्पल्स होता है ये एक तरह से सॉलिड पार्टिकल्स होता है और ये लिक्विड होता है, थोड़े से ये हार्ड होते हैं ये, ठीक है। इसको तीन पार्ट्स में ब्लड कार्पल्स को हम पढ़ते हैं। पहला आरबीसी होता है, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। तो आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़ने हैं, बस ये डब्ल्यूबीसी इज द पार्ट ऑफ ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम क्या होता है, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं या फॉरेन इन्वेडर हमारे बॉडी में आते हैं तो उनसे ये फाइट करने का काम करता है। यानी जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसको बीमारी कम होगी या कम बीमार पड़ेगा, और जिसकी भी इम्यून कमजोर है उसको ज्यादा डिजीजेस होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी का ही एक पार्ट है टी सेल्स। टी सेल्स इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, टी सेल्स इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। और टी सेल्स का मेन काम क्या करता है, तो ये इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इन्फेक्शंस। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टी सेल्स का मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शंस ऑफ द टी सेल्स, तो ये इन्फेक्शन से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सिंपल सा हम अभी ब्लड के कॉम्पोजिशंस को भी देख गए, और ये टी सेल्स जो है वो किस पे है हम देख रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का ये पार्ट है। और टी सेल किस चीज में प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से, तो इन्फेक्शन से, यानी बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे बॉडी में आ रहे हैं तो उनसे ये लड़ने में हेल्प करता है टी सेल्स, ठीक है। तो हम देख रहे थे कब से, 1990 से पहले क्या, कि हमारे ब्लड यानी डब्ल्यूबीसी में टी सेल्स पाया जाता है, और टी सेल्स क्या करता है, जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे धीरे धीरे डेवलप होता है, और पहला देखेंगे ये दो पार्ट्स में हम देखेंगे कि सिमोन सागागुची ये बेसिकली कहां से हैं, जापान से हैं, ठीक है। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है, इन्होंने एक नए स्पेशलाइज्ड सेल्स को डिस्कवर किया है। नाम क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद करेंगे, CD4 टी सेल्स। क्या ये किस चीज को डिस्कवर किए हैं, वंस अगेन इसको ध्यान से याद करेंगे, कौन, सिमोन सागागुची। कौन, सिमोन सागागुची। ये किस चीज को डिस्कवर किए हैं, तो एक नए सेल्स, कौन, CD4 सेल्स। क्या, CD4 सेल्स। अब इनके एक्सपेरिमेंट के विषय में थोड़ा सा हम देखेंगे कि इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे है, एक रैट पे ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, किस पे, एक रैट पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो उस रैट पे जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस रैट से टी सेल्स को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, टी सेल्स को निकाल लेते हैं, और जब टी सेल्स को निकाला जाता है तो देखा जाता है कि रैट के ऊपर बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, यानी बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से वो रैट मुश्किल से विद इन द वीक उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाया करेगी या हो जाती है, ठीक है। तो पहले इनका एक्सपेरिमेंट का फील्ड हम देख चुके हैं, किसका, सिमोन साकागुची का। किस चीज में एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो एक रैट पे, और रैट से इन्होंने क्या किया
कि जो टी सेल्स हैं उनको निकाल लेते हैं। टी सेल्स निकालने के बाद हम देखते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज यानी उनकी बॉडी प्रिपेयर करना शुरू कर देती है, और अगर वो डिजीज होना शुरू हो गया तो वो क्या हो जाएगा, मुश्किल से 1 वीक के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे बॉडी में जो टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक नहीं रेगुलेटरी टी सेल्स को डेवलप करते हैं, जिसको CD4 टी सेल्स को हम और किस नाम से जानते हैं, तो रेगुलेटरी टी सेल्स, यानी ये टी सेल्स को रेगुलेट करती है। यानी पहले देखेंगे CD4 टी सेल्स, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो रेगुलेटरी टी सेल्स, जिसको हम ट्रैक्स के नाम से भी जानते हैं। यानी CD4 टी सेल्स को और किस नाम से हम जानते हैं, तो ट्रैक्स के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी भी इसका एक्सपेरिमेंट क्या है कि रैट से टी सेल्स को निकाल लिया, जिससे ऑटो इम्यून डिजीजेस होना शुरू हो जाती है। तो अगर ऑटो इम्यून डिजीजेस शुरू हो जाती है तो वो रैट मैक्सिमम 1 वीक के बाद डेथ हो जाएगी। फिर जब निकाला गया तो उसमें बहुत सारे डिजीजेस होना शुरू हो जाती है। फिर बाद में वो क्या करते हैं, उसके अंदर CD4 टी सेल्स को डालते हैं, यानी ट्रैक्स को फिर से डाल देते हैं। जब ट्रैक्स को उसके रैट के बॉडी में फिर से इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो देखा जाता है बहुत तेजी से वो रिकवर करना शुरू हो जाता है। यानी जो ऑटो इम्यून डिजीज हुए थे वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को ये प्रूव करता है क्या, कि जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं उसको बहुत आसानी से टैकल कर सकता है कौन, ट्रैक्स। ट्रैक्स किसको कहेंगे, तो CD4 टी सेल्स बहुत आसानी से उससे लड़ सकता है। तो ये किसका है, हम देख रहे हैं ये सिमोन सागागुची का ये एक्सपेरिमेंट रहा है। फिर हम देखेंगे 2 और जो साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से, ब्रोंको और रैम्सडेल, ये दोनों मिलके डिस्कवर किए हैं। किस चीज को डिस्कवर किए हैं, तो FOXP3 जीन को। किस चीज को, FOXP3 जीन। कौन, FOXP3 जीन, इसको याद रखेंगे, FOXP3 जीन। हम देखेंगे हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जनरली क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स होते हैं, यानी 46 होते हैं, जिसमें से हम देखेंगे जो क्रोमोसोम्स होते हैं XY के फॉर्म में होते हैं। आप देखेंगे जो 22 पेयर यानी 1 से लेके 22 पेयर्स तक क्या होते हैं, XX ही होते हैं, और जो 23 पेयर होता है वहां पे XY होता है। XY क्या करता है, ये जेंडर को डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल। अगर यानी जिसके में XY है वो मेल हो जाएगा, और जिनमें XX है वो फीमेल होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं FOXP3 जीन है वो किसका है, X क्रोमोसोम का पार्ट है, ठीक है। क्या X क्रोमोसोम्स, और X क्रोमोसोम्स क्या करता है, म्यूटेशन करके चेंजेस लाता है, और म्यूटेशंस करके चेंज करके क्या कर देता है, FOXP3 जीन कर देता है। क्या, FOXP3। तो FOXP3 किसमें होता है, हम देखेंगे तो ये X क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन करने के बाद ये डेवलप होता है FOXP3 जीन। FOXP3 कैसे, म्यूटेशन से होता है। तो इसको याद रखेंगे कैसे होता है, तो ये म्यूटेशन से होता है, ठीक है। फिर से हम देखेंगे पहला किस चीज को हम देख रहे थे कि FOXP3 यानी 2 कौन से, पहला देखेंगे यहाँ पे जो डिस्कवरी हुई है, पहला हम देख रहे थे कि जो जापान के साइंटिस्ट हैं वो किस चीज को डिस्कवर किए हैं, तो CD4 टी सेल्स, और जो दो हमारे साइंटिस्ट हैं वो किस चीज को, तो FOXP3 जीन को डेवलप किए हैं। अब FOXP3 जीन हम देखेंगे, पहला जो FOXP3 जीन जो होता है जिसमें भी हो जाता है वो म्यूटेशन X पे म्यूटेशंस करके होता है, और FOXP3 जीन होने से जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसको बैलेंस करने का काम करता है या उसको खत्म करने का काम करता है। तो पहले वाले में देखेंगे कि प्रोसेस क्या था, और दूसरे में हम देख रहे हैं कि जीन में कैसे म्यूटेशंस करके उसको डेवलप किया गया है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आए होगी कि ये हम देखेंगे FOXP3 को किस नाम से जानते हैं, तो ये सेल्फ रेगुलेटरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब देखेंगे इसका एप्लीकेशंस क्या होने वाला है, ठीक है, यानी इसको कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं। अगर इसके पहले, इस डिस्कवरी के पहले जस्ट 2 चीजें काम करती थी, क्या काम करती थी, ऑन ऑफ की तरह, कि अगर आपका इम्यून सिस्टम ऑन है यानी तो आप क्या करेंगे, स्ट्रांगली लड़ सकेंगे किसी भी बैक्टीरिया से, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर ऑफ हो जाएगा, अगर वो हार गया
तो वो क्या हो जाएगा, आपको वो डिजीज हो जाएगी, यानी उसके अटैक से या उस बैक्टीरिया के अटैक से नहीं बचेंगे। अगर FOXP3 एक्टिवेट हो गया तो ये क्या कर सकता है, इसको रोक सकता है, यानी हम क्या कर सकता है, ये रोक सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल द रेगुलेटरी टी सेल्स, यानी ये टी सेल को रेगुलेट करने का काम करता है। पहली बात देखेंगे कि जो ये हमारा FOXP3 जीन है, ये क्या करता है, तो हमारे टी सेल्स को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी ये बैलेंस बना के रखता है हमारे बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए। उसके बाद से हम देखेंगे कि इसमें इसका एप्लीकेशंस क्या हो सकता है, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, आगे इसका क्या यूजेज हो सकता है। तो आगे यूजेज में पहला हम देखेंगे जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, जैसे डायबिटीज टाइप ए होती है, जिसको भी आप देखते होंगे ये हेरिडेटरी चली आती है, अगर उनके पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चों को भी हो जाती है, तो उस तरह के डिजीज से लड़ने में ये हेल्प करेगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसमें भी ये हेल्प करने वाला है। तो हम देख रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, नोबेल प्राइज पढ़ रहे हैं। नोबेल प्राइज के पहले हमने बैकग्राउंड को देखा, फिर अभी हमने क्या देखा कि नोबेल प्राइज में कौन से अवार्ड किया गया है। तो पहला जो अवार्ड किया जाता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, और इसके बैकग्राउंड को भी हमने देख लिया। ओके, थैंक यू। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय।